इतने सारे बच्चे आ गए हैं। हाय गाइस, गुड इवनिंग। मुन्ना, कौन सा क्वेश्चन किया था हमने लास्ट लेक्चर में? 7 हो गया था। सिंगल एंट्री सिस्टम चल रहा था, राइट? 7 लिखा हुआ है सभी के पास ये प्रॉपरली? ऑल सेट? ओके बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 सबने सॉल्व करके बताना है। आपने भी, सब सेम क्वेश्चन है। हाँ, चलो करो फटाफट से, फुल स्पीड में। मैं सॉल्व कर दूं या आप ट्राई करके फिर मैं बताऊं? जो आप बोलो। ओके, जहां तक आप कर सकते हो वहां तक करो। लाइक 7 लिखो, भले इसको वहां पे लिख लो क्वेश्चन में, लाइक क्वेश्चन नंबर 7। नहीं, लाइक किसके जैसा है? हाँ, ये देख ना, दे भाई, तुम चेक करो, मेरे इसमें तो लिखा हुआ है, मतलब किया ही होगा। देख ये वाला मानस, 28,006। तूने तो करेक्ट आंसर बताया था यार इसका, 28,634। चेक कर तेरे इसमें एक बार। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। एक बार पहले मैं आपको बता देता हूँ पूछा क्या है, सॉल्व करने का वो स्टेप्स बताता हूँ। हमने आज तक हमारी मेथड चेंज नहीं की है, क्योंकि मेथड चेंज करना है बच्चों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है, क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा एग्जाम में कौन सी मेथड से करना है। इसलिए हम लोग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन मेथड और हमारा नजरिया बिल्कुल सेम है। हम लोग एडजस्टमेंट अलग से करते हैं, चाहो तो बैलेंस शीट के अंदर में भी कर सकते हैं, बराबर है। जैसे आपने ये बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट कर लिया था लास्ट लेक्चर में, तो भी आंसर सही आता है, बट हम लोग तरीका सेम रखते हैं, एडजस्टमेंट अलग, बैलेंस शीट अलग। आ जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 8, आदित्य कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। अब समझ में आया, सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है, बराबर। सब लोग साथ में बेटा। एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज डिस्क्लोज। ये 31 मार्च 16 है और ये 31 मार्च 17 है। तुम बताओ ओपनिंग डेट कौन सी है दोनों में? वेरी गुड। और क्लोजिंग ये बाद वाली 17। तो ये इस डेट पे, यानी ओपनिंग बैलेंस था कैश बैंक का इतना, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग फर्नीचर, ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बिल पेबल, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट। बिल पेबल ऐसा समझो फॉर द टाइम बिंग, देखो बिल पेबल मतलब ये मेरे लिए लायबिलिटी है, मुझे किसी को पेमेंट करना है, ये क्या है मेरे लिए? लायबिलिटी। बिल, हाँ, बिल पेएबल इज लाइक लाइबिलिटी। आपको आगे जाके 12th में बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का टॉपिक आएगा। अभी तक आपको बिल पेएबल, बिल रिसीवेबल नाम का कोई टॉपिक नहीं, बट यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बता दूंगा, बिल पेएबल इज योर लाइबिलिटी। प्लीज ध्यान देना बेटे सब लोग। और ये सारे क्लोजिंग बैलेंस दिए क्या? क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग फर्नीचर, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग बिल पेएबल एंड क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बैलेंसेस मुझे दे दिए, चाहते क्या है वो अभी तक पता नहीं है, क्या पूछा है वो नहीं मालूम। एडिशनल इंफॉर्मेशन बोला है, आदित्य ट्रांसफर्ड 150 ईच मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ईयर एंड 200 ईच मंथ फॉर द रिमेनिंग ट्रेड फ्रॉम हिज बिजनेस। ओके, वो हर महीने है ना 150 ट्रांसफर करता है फर्स्ट हाफ ईयर में, और उसके बाद सेकेंड हाफ ईयर में 200 ईच मंथ फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ हिज फ्रॉम हिज बिजनेस टू हिज प्राइवेट बैंकिंग बाय वे ऑफ ड्रॉइंग। सीधा सीधा कह देते ना, पहले 6 महीने 150 रुपये विड्रॉ किया हर महीने, बाद के 6 महीने में 200 रुपये विड्रॉ किया हर महीने। सिंपल ना, सीधा सीधा विड्रॉ इन्होंने दिया है, पहले 6 महीने का अलग, बाद के 6 महीने का अलग। एंड टूक अवे 300 वर्थ ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। तो ऊपर की टोटल विड्रॉ 900 और 1200 2100, फर्स्ट 6 मंथ्स का 150 के हिसाब से 900, बाद के 6 महीने का 200 200 200 200 1200, 1200 और 900 2100, और 300 रुपये के गुड्स लेके गया, 2100 और 300 2400, 2400 क्या हो गया उसका ड्रॉइंग। आगे, आदित्य सोल्ड हिज हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 5000 एंड अब घर का फर्नीचर था, तो हाउस होल्ड फर्नीचर बेचा, उसकी एंट्री बिजनेस में नहीं आएगी, बट वो फर्नीचर बेच के जो नोटें आई है कैश, वो कैश उसने कहाँ लेके आया? धंधे में। एंड प्रोसीड, प्रोसीड यानी बेच के जो आता है उसे बोलते हैं प्रोसीड। प्रोसीड वर यूटिलाइज फॉर, सीधा बोल देते हैं एडिशनल कैपिटल है 5000 का, घर का फर्नीचर बेचा, इधर चोरी की, और उससे जो पैसे आए वो पैसे उसने कहाँ लाए? बिजनेस में। सीधा बोल देते हैं एडिशनल कैपिटल है। बच्चों को घुमाने के लिए स्टोरी, बच्चा हाउस होल्ड फर्नीचर की भी एंट्री कर देता है एग्जाम में, तो वो गलत हो जाएगा। ये बात समझ में? आगे, एंड फर्नीचर इज टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 10%। ऊपर जो फर्नीचर दिया है ना, कहाँ है क्या? ये
कितना डिप्रिसिएशन है 10%। एंड आरडीडी टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटर्स। आरडीडी कौन से डेटर्स पे आती है? क्लोजिंग डेटर्स। फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन कौन से बैलेंस पर रहेगा? जनरली ओपनिंग बैलेंस पे। ठीक है, पर चाहते क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे दिए। वन मोर टाइम, पूरे सिंगल एंट्री के क्वेश्चन में यही तो था, एडिशनल इंफॉर्मेशन और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। वन मोर टाइम, क्या था? एडिशनल इंफॉर्मेशन और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, बस खत्म, इतना ही रहता है। चाहते क्या है? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ। तुम ये नहीं भी बोलते तो भी मुझे मजबूरी में बनाना ही पड़ता। क्यों? ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। क्लोजिंग बैलेंस शीट यानी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ, ये तो हर कोई बना सकता है। ऊपर के बैलेंसेस बस फॉर्मेट में कॉपी पेस्ट करना है। और प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। कुछ बात समझ में आई? पक्की बात है? लाइक क्वेश्चन नंबर 7, 6, 5 सब ऐसे ही थे, यस और नो? चलो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओ। बिल पेएबल इज योर लायबिलिटी। क्लियर? कर पाओगे? बनाओ फटक से, देखते कौन कौन बच्चे का फटाफट से आंसर आता है। सर हाउसहोल्ड फर्नीचर सेल कर दिया तो फिर उसको फर्नीचर का फिर एंड में वैल्यू किसका? नहीं, ये फर्नीचर अलग है और ये जो फर्नीचर है ये अलग है। ये धंधे का फर्नीचर है और ये जो बेचा हाउस होल्ड फर्नीचर है घर का है। वो सिर्फ इस एडजस्टमेंट के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि बिजनेस में और एडिशनल कैपिटल लाया 5,000 का। ये दोनों अलग अलग है। ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना दो 3 मिनट के अंदर में, करो ट्राई। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कौन सा क्वेश्चन था वो? 8 था क्या? ये देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्या नाम था बेटा उसका? आदित्य। और डेट क्या थी? डेट 31 मार्च 16 और 31 मार्च 17। ठीक है, कैश स्टॉक डेटर फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट है ना। कैश स्टॉक डेटर फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट ये असेट वाले आइटम है। देखो मैं आपको यकीन दिलवाने के लिए फॉर्मेट भी सेम रख रहा हूँ तो आपको तकलीफ नहीं आएगी। डन। क्वेश्चन नंबर 7 का ही फॉर्मेट है और इधर में क्रेडिटर है और उसके अलावा और क्या है? बिल पेएबल। बोलो फटाफट से, कितना कितना अमाउंट था बेटा कैश का? कैश स्टॉक डेटर फर्नीचर 36, 30, 15, 9.5। और इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 0। क्रेडिटर और बिल पेएबल कितने थे? 27,850 और 0। ये देखो मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट बन गई। करो बेटा टोटल करके बताओ। सारी क्लोजिंग फिगर लिखो। क्वेश्चन नहीं है आपके पास? ये लो।
बेटा तूने बुक लाया? हाँ किधर है? बैग में? टेक्स्ट बुक क्यों? लो करो करो फटाफट से। प्रॉपर स्टेटमेंट बनाना बेटा अर्नव। ठीक है, वो भी आदत हो गई। तुम स्टेटमेंट नहीं वैसा मत करो, स्टेटमेंट बनाओ, नंबर नहीं मिलेंगे नहीं तो एग्जाम में। इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है प्रिपेयर स्टेटमेंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये देखो क्लोजिंग बैलेंस, कैश स्टॉक डेटर फर्नीचर 45 35 22 9.5। इन्वेस्टमेंट कितनी थी बेटा? क्लोजिंग 20,000 और क्लोजिंग क्रेडिटर्स बिल पेबल 35,410। बन गया ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट। बैलेंसिंग फिगर बताओ, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल 6 टू बैलेंसिंग फिगर है ना, ये देखो ये सब की टोटल में से ये माइनस कर दिया तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया? ओपनिंग कैपिटल। ये सब की टोटल में से ये माइनस कर दिया तो बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग कैपिटल। 62,650। क्लोजिंग कितना बेटा? 45 35 80 1 2 1 22 1 31 500 में से 131 नहीं 86 100। 500 में 400 को 100 131 आएगा। नहीं ना, नहीं ना बेटा वापस चेक कर, शायद मैं गलत हो गया। 45 35 80 1 2 हाँ 80 और 20 100 22 1 22 1 31 500 में से 45,400 का। मैं वहाँ उसका टोटल बोल रहा था सर। अच्छा टोटल बोल रहे हो क्या? हाँ 131 500 चेक करो बेटा एक बार, है ना? की टोटल आ जाएगी 62 27 90 90। ठीक है, ये देखो ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बन गया क्या सभी का? जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं मुन्ना, ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लिया? ऐसा लिखना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा चल रहा है। डन। अब प्रॉफिट पूछा है हम लोगों को। प्रॉफिट के लिए अपना फॉर्मूला याद आ रहा है सभी को? क्या था बेटा फॉर्मूला बताओ तो जरा। ओपनिंग कैपिटल प्लस न्यू कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस ड्राइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। अब इसके अंदर में प्रॉफिट को एक साइड में रख दो, बाकी सबको पलटा दो अपोजिट साइड में, तो ये मिल जाएगा क्या? प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। पहले ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल लिख लेते, कितना आया? ओपनिंग 62 650, ओपनिंग 62 और क्लोजिंग कितना आया? 86 100। एडिशनल कैपिटल कुछ लाया क्या इन्होंने? वो घर का फर्नीचर बेच के लाया था ना, कितना बचे था बेटा घर का फर्नीचर हाउस होल्ड? 5000। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। ड्राइंग था कितना था बेटा? ड्राइंग 150 फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, यानी 150 इंटू 6 900, देन 200 फॉर सेकेंड हाफ ईयर 200 इंटू 6 1200। टोटल कितना हो गया? 2100 प्लस 300 का गुड्स विड्रॉ किया था, कितना हो गया टोटल ड्रॉइंग? 2400। सही है ना? विड्रॉ किया ना इतना। सर वहाँ पे लिख के बता दो कैसा लिखना है हमें, अभी लिख के बता देता हूँ। ये देखो, ए मुन्ना इधर ध्यान दे, देख
150 इंटू 6 प्लस 200 इंटू 6 प्लस 300, टोटल कितना 2400 प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 0, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 0। डन, खेल खत्म। 21,850 सब कर दिया बेटा। चलो लिखो, कोई एडजस्टमेंट छूटनी नहीं चाहिए। आ जाओ क्वेश्चन में एक बार देख लो, और कोई एडजस्टमेंट है क्या? ये बेटा डिप्रिसिएशन की रहेगी ना एडजस्टमेंट, ये हो गया, ये हो गया। डिप्रिसिएशन था ना 10% और आरडीडी था 5%। रुको रुको, वो एडजस्टमेंट के पहले का प्रॉफिट तो बता दो। हाँ बोल बेटा कितना आया? 21,850 आया ना सभी का? वेरी गुड। ये देखो अब 21,850 यहाँ पे लिख दो, 21,850। अब एडजस्टमेंट कर लूँ क्या? पहले एक काम करो, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो प्लीज़ पहले पूछो। अब ये एडजस्टमेंट है इतनी। सब फॉर्मेट पहले वाले क्वेश्चन का ही है। पहले एक बार बता दो, यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई तकलीफ है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है नहीं, तो ये सब कोई एडजस्टमेंट आएगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 वॉज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था बेटा वो, उसको मिस मत करना। हाँ यहाँ तक आ गया बेटा सभी का? किसी बच्चे को यहाँ तक कोई तकलीफ है तो प्लीज़ एक बार पूछो। 21,850 तक सेम फॉर्मेट, हमने कभी चेंज नहीं किया फॉर्मेट। लॉजिक पहले देखा और बाद में हमने उसको हर क्वेश्चन में यूज़ किया। 21,850 ये बिफोर एडजस्टमेंट है। बिफोर एडजस्टमेंट कौन सा? एक डिप्रिसिएशन का और एक आरडीडी का। अब डिप्रिसिएशन प्रॉफिट को बढ़ाता है या कम करता है? वेरी गुड, क्योंकि वो खर्चा है। डिप्रिसिएशन बोलो, डिप्रिसिएशन कितना था? देखो डिप्रिसिएशन फर्नीचर पे 10%, फर्नीचर कितना था? 9,500। नया फर्नीचर खरीदा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 में तो दो फर्नीचर थे, दो बिल्डिंग थी, तो यहाँ पे फर्नीचर पे कितना है बेटा डिप्रिसिएशन बताओ? 9,500 का 10% कितना आ गया बेटा? 950। और आरडीडी कितना क्रिएट करना है? 5%। किसका रहता है ये? ऑफ क्लोजिंग डेटर्स। क्लोजिंग डेटर्स ढूंढो कितने हैं ऊपर बैलेंस शीट में? 22,000। 22,000 का 5% लो, 22, 110, 1100 लिख दो। अरे 20,000 का 5% 1000, तो 22,000 का 5% 1100, बरोबर। खेल खत्म, आ गया आंसर। 2150 में से एक काम करो, 2050 माइनस करो। सर 2050 क्यों? ये दोनों की टोटल 2050 ही आ रही ना। 21,850 में से 2050 माइनस करो, 21,850 में से 2050 माइनस कर दो। 19,800। नहीं ना मुन्ना, 18,800। 18,800 नहीं ना, 21 है ना। हाँ इसलिए तो 19,000। 21,850 में से ये 2,050 माइनस कर दो। हाँ बेटा बरोबर है, वेरी गुड। 19,800। फिर मैंने ऊपर का कैलकुलेशन में मेरा 20,850 आया है, एक तो चेक करो बेटा। नहीं 21,850 पक्का ना? हाँ वो सही है। क्योंकि मैंने ओरली अभी किया। 86,100 माइनस 62,650 माइनस 5, 62 और 5 67,650 प्लस 2,400। 86,100 और 2,400 कितना था? 86 2 88, 88,500 माइनस
67,650, 88 में से 67 गए, 21,000 और 500 तो 20,950, 850। ये 20,850 आएगा बेटा माइनस इसका, ये 20,850 आएगा बच्चों, मेरा एक्चुअली 2850 20,850 आएगा बेटा। लेकिन फिर इसने बोला, फिर मुझे लगा कि 21 ही रहेगा। मेरा वैसा है ना, मेरा 21850 नहीं 20,850 लिखो उसको, 20,850 ये ऊपर का सब प्लस माइनस करके 20,850, उसमें से 2,050 गए तो ये आ जाएगा 18,800। ठीक है, ये करेक्शन कर लेना, ये 20,850 आ रहा है बेटा, एक बार चेक कर लो, हो सकता है मैं गलत हूँ। 20,850 क्योंकि वो 86 में से 67 गए तो 21 और बाद में और 150 चले गए तो 20,850। डन, एक बार क्रॉस चेक कर लेना मुन्ना। चलो आगे, ये आया सभी का आंसर। दो ही एडजस्टमेंट, एक फर्नीचर का डिप्रिसिएशन का और एक आरटीडी का। लिखा गया, सिंपल है क्या क्वेश्चन? हाँ लिखो ना बेटा, लिखो फटाफट से। 3 महीने छोड़ दे और फिर 6 महीने बाद ऑटो अपडेटेड सब टाउन में छोड़ के सब अपडेटेड हो गए। डन किया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर सारे बच्चे सर ये वैसे पोर्शन में नहीं है, सिंगल एंट्री वो नहीं है पोर्शन में, हट गया, सीरियसली नहीं। नहीं ना रे, है ना। मैम ने तो बोला कि इतना इनसिग्निफिकेंट है, प्लस उन्होंने बीच में हटा दिया था, अभी वापस डाला है तो, और बहुत सारे स्कूल पढ़ाते नहीं है। अच्छा बोल दिया है क्या? क्लियर हो जाए तो हमें नहीं क्वेश्चन। बट एक अंदर की बात बताओ क्या, सीए फाउंडेशन में है ये एज इट इज। तो उसमें कौन सा मेथड है, ये टेक्स्ट बुक वाला कि लेक्चर होते ही कॉल करता हूँ। डन, पर तुम्हारे इसमें टीएस ग्रेवाल के बुक में है ये। हाँ बट चैप्टर ही डिलीट कर दिया। बहुत ही अच्छा, फिर तो बच गए तुम। वैसे भी सीबीएसई में बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं, और इस बार तो 11th के तुम्हारे टॉपिक सेम कर दिए। मेरे को तो ये समझ में नहीं, 11th स्टेट बोर्ड वालों ने इतने टॉपिक क्यों बढ़ाए न्यू सिलेबस के अंदर में। पहले इतना नहीं था 11th के अकाउंट्स में, इससे 70% था 11th का अकाउंट पहले, पर अभी उन्होंने बहुत सारे टॉपिक बढ़ा दिए। अच्छी बात है सर, प्यारे अच्छी बात और वो टॉपिक एज इट इज कहाँ से उठाए उन्होंने? टीएस ग्रेवाल, भारत तुलसियन, इधर उधर से लिए बहुत सारे। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। अच्छा लास्ट के एक दो प्रॉब्लम है टेक्स्ट बुक से करना ना, क्योंकि वो मेरे सर को यही लगेगा। ये अपने ऐसी तो किया टेक्स्ट बुक की जैसे है, देखो ना टेक्स्ट बुक की जैसी तो है, देख तो अलग ही बना सकते ये देख, अब ये दो बनाते हैं, अब ये दो अपन स्मार्ट वर्क कर रहे हैं ना, ये अपन ने दोनों कॉलम एक साथ बनाए, इन्होंने दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाए, और टेक्स्ट बुक में भी दो बने हुए एक साथ। एक सेकंड, ये देख बने कि नहीं? अपन भी तो आगे एडजस्टमेंट ऐसे ही कर ही रहे। आंसर एक बार चेक कर लो, 18,800। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 9 लिखो, लाइक क्वेश्चन नंबर 6, लाइक 7, लाइक 8। वो तो लर्न कर रहे हैं इसको। करो फटाफट से। याद कर ले। नहीं याद नहीं करना है कोई भी चीज। बीआरएस की वो सर लर्न करा है, इसको प्लस करके इसको माइनस। नहीं पर बीआरएस में अगर आप दो लोगों के तरीके से करोगे तो बीआरएस का सम कभी नहीं बनेगा। बीआरएस एक सिंपल था, रिसीवेबल एसेट है ना। एसेट पेएबल लायबिलिटी तो रिसीवेबल एसेट। बीआरएस आ गया, हाँ राइट हो गया अभी सर। वो है, मैं समझ के क्या क्लोज ये लेना है। उसको उस दिन मैंने बताया, मतलब तू सिर्फ एक ही तरीका फॉलो कर जो मैंने बताया, बाकी कुछ भी मत देख उसमें। और चलो करो तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9। 3-4 बार पर तुम्हारी जो मैडम ने बोला वो मैडम है ना, मतलब वर्थ है ना मानस, जो हटा तुमको एग्जाम में तो नहीं डालेंगे ने? हाँ बट करके रख लो। तुम्हारा न्यू वाला जो सीए फाउंडेशन का सिलेबस है, तुम कॉमर्स इंडस्ट्री में हो और यहाँ पे जितने बच्चे, मुझे कोई भी बच्चा ऐसा डल नहीं लगता, तो डेफिनेटली गो फॉर सीए। द
किंग ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम। समझ में आया क्या? इसका मतलब ये नहीं कि लॉ हल्का पतला है, मैं पहले ही बता देता हूँ। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है, लॉ में भी करियर है, बट अगर आप सोचते हो सीए का तो फिर ये आपको टॉपिक आगे सीए में भी है। 12th में नहीं है ये टॉपिक सिंगल एंट्री, 11th के बाद डायरेक्ट फाउंडेशन। और 90% ऑफ द 11th वाला बच्चा ये टॉपिक ऑप्शन में छोड़ता है। क्यों? क्योंकि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन से प्रॉफिट निकालना, बच्चे छोड़ो, बहुत बार टीचर लोग भी इसमें क्या करते, लर्न करवा लेते, लॉजिकली जनरली नहीं बताते, तो बच्चे छोड़ देते इसको और ये निकल जाता है ऑप्शन में। बट अपन जब कर रहे हैं पूरा तो पूरा ही कर लेते हैं। कितने मार्क्स के लिए आता सर ये? आया तो 16 नंबर, 12-16 नंबर के लिए आता है। अच्छा है फिर ये। और छोड़ना क्यों? तुम ऑप्शन के साथ पेपर लिख के आना, भले तुमको 11th का रिजल्ट मिलो ना मिलो। कॉलेज ड्रिवन है ना 11th का एग्जाम आपका। हाँ, मस्त लिख के आना पूरा। हाँ, लेते हैं काफ़ी बार कॉलेज से। अगर किसी कोई बच्चा मुझे बोलता है कि देखो एक बार ज़रा स्क्रीन पे ध्यान देना, कोई बच्चा बोलता है कि सर ये वर्टिकल फॉर्मेट में बताओ, तो सेम चीज़ जो लिखी मैंने, देखो इसको वर्टिकल लिख लेना। ये देखो, किसी को अगर वर्टिकल फॉर्मेट चाहिए इसका, देखो कोई बच्चा बोलता है ना वर्टिकल फॉर्मेट चाहिए, ये देख बेटा, ये देखो क्लोजिंग कैपिटल, बोल अगला क्या है, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, बोल अगला क्या है, माइनस एडिशनल और न्यू कैपिटल, बोलो आगे क्या है, प्लस ड्राइंग। ये देख बेटा विनीत, हो गया क्या है, ये सेम है, प्लस माइनस, चेक कर, तो यही है फॉर्मेट। ये देख, तो ये देख क्लोजिंग कैपिटल, एड ड्राइंग, लेस ओपनिंग कैपिटल, है बराबर। ऊपर नीचे चलता है कैसा? हाँ, अकाउंट्स है ना भैया। लो चलो क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी जल्दी से सॉल्व कर दो। 9 में देखना बेटा, एडजस्टमेंट 6 है नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में। आंसर किसी ने देखना नहीं है, सब ने ईमानदारी से सॉल्व करना है। आपको पूछा क्या है, देखो जरा, ये देखो नीचे लिखा है प्रिपेयर, ये देखो दिख रहा है क्या, प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करने बोला है बेटा, देखो तो, प्रिपेयर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड P&L। सेम फॉर्मेट अभी जो किया, मैं फॉर्मेट ड्रॉ करूँ या उसी में कर दूँ, कि ड्रॉ करूँ, ड्रॉ करूँ या उसी में करूँ, उसी में कर दूँ, अच्छा लगता है उसमें, पर मैं जल्दी हो जाएगा ना फिर। बनाए बेटा ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बनाए, क्या बना रहा तो, ऐसा लिखना ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। समझा कैसे बनाना है? लिख
लिखो ऐसे प्रॉपर पूरा हेडिंग 2 क्वेश्चन नंबर 2। फिर तुमको कैसे समझेगा कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। हेडिंग बहुत ज़रूरी है। सारे बच्चे बेटा इधर ऑनलाइन जो देख रहे हैं बना रहे सब लोग। हाय दर्शन, दिया, शौर्य। Interest on capital is to be allowed. दर्शन कॉलेज आया था क्या? दिखा बेटा। न्यू ईयर का लेटर है। Sir, interest on capital opening capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग पे अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन। और interest on capital फिर ऐड होगा, अगर ओपनिंग पे लगेगा मतलब ऐड होगा प्रॉफिट के लिए। बराबर किया बेटा सभी ने। कितना है बेटा ओपनिंग कैपिटल बता तेरा सोन। 49,000 क्या आया और क्लोजिंग। अच्छा नहीं मैं किया 45 ओपनिंग 45। अच्छा बैलेंसिंग फिगर तो लिखो ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल की। सर कैसे करना है ये देखो चलेगा। मैं से बताऊं इन द बुक्स ऑफ दिव्या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये देखो ये ओपनिंग बैलेंसेस, ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग। ये लिखा के आपने चेक करो आपके बुक में। कैश 2000 4000, बैंक 3-5, बिल्डिंग 30-30, प्लांट एंड मशीनरी 3-3, बिल रिसीवेबल, स्टॉक। चेक करो बेटे सब लिखा गया। और उसके बाद एक क्रेडिटर बिल पेबल लिखा। बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग कितना है 45 और क्लोजिंग 54,300। इजी है, सेम है लाइक 7 कॉपी पेस्ट। अब एडजस्टमेंट में बच्चों को तकलीफ आती है वो मैं पूरा सॉल्व करके बताता हूँ। ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल सभी का आ गया क्या। ये ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, ये सारे एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस की तो ये आ गया। ये सारी एसेट्स में से ये लायबिलिटी माइनस की तो ये आ गया। राइट। प्लस माइनस में गलती नहीं करोगे ना। चल आ जाओ अब मैं एडजस्टमेंट्स बताता हूँ सारी। बोलो बेटा अपना फॉर्मूला क्या था बताओ तो ज़रा। प्रॉफिट इज इक्वल टू, बोल बेटा, क्लोजिंग कैपिटल माइनस, ओपनिंग कैपिटल हाँ बोलो बेटा, माइनस न्यू और एडिशनल कैपिटल प्लस माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किसी को अगर ये ऐसे पसंद नहीं तो ऐसे लिख लो, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस न्यू कैपिटल। कैसे भी करो, किसी को अगर टेक्स्ट बुक से प्यार है नहीं सर मुझे वैसे ही करना है, प्लस ड्राइंग। ये हॉरिजेंटल था, आड़ा था, मैंने इसको खड़ा कर दिया। हाँ ड्राइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्लीज़ आप पूरा लिखोगे, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू प्रॉफिट माइनस आए तो लॉस। हो गया आंसर। चलेगा। स्टेटमेंट फॉर्म में लिख के बता दो। ये है क्या लिखा मैंने बेटा ये अभी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ऐसा हेडिंग दो और लिखो। किसी को अगर हॉरिजेंटल स्टेटमेंट नहीं बनाना है तो वर्टिकल बना लो, बात एक ही है, या तो हॉरिजेंटल या तो वर्टिकल। ठीक है। Profit without adjustment आया 3,800। चल बता रहे बेटा। हाँ क्लोजिंग कैपिटल कितना है बेटा बताओ। 54,300। ओपनिंग कैपिटल 45 न्यू कैपिटल दिया है, न्यू कैपिटल न्यू कैपिटल न्यू कैपिटल न्यू कैपिटल न्यू कैपिटल। अरे मुझे तो दिख ही नहीं रहा है रे। दिव्या ब्रॉट एडिशनल कैपिटल ऑफ 1,000। ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग 0 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,500
ड्राइंग जीरो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी जीरो। 4,500 4,500 एक बच्चे का आंसर आया 4,500। जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा है मुझे बता दो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। ओपनिंग पे निकलना चाहिए। अब ओपनिंग पे निकला पर बाद में उसने और नया भी लेके आया ना, वो भी तो कैपिटल ही है। नया कितना लाया उसने बता। 1,000 नया कैपिटल उसने कितना लाया 1,000। ये किस दिन लाया बता सकता है, डेट डी है क्या इसकी। 1,000 किस दिन लाया उसकी डेट डी है क्या। ये 1,000 जो लाया ये 1 अक्टूबर 17 को लाया, मतलब 1 अक्टूबर 17 से साल के आखिरी दिन तक यानी 31 मार्च 18 तक, मतलब ये न्यू कैपिटल कितने महीने था 6 महीने। तो इस न्यू कैपिटल के ऊपर ओपनिंग पे पूरे साल भर का और ये उसने 6 महीने में 6 महीने रखा ना बिजनेस में, तो कॉमन सेंस 6 महीने का 5,000 का 5%, 5 नहीं 10%। 1,000 कितना है 1,000 है ना, 1,000 का 5% 50 रुपए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बेटा आपका 500 प्लस 50 कितना है बेटा। ये आया बिफोर एडजस्टमेंट। किसी किसी को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं समझा होगा तो लिखो वर्किंग नोट 1 ये स्टेटमेंट के नीचे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो ओपनिंग कैपिटल कितना था बेटा, ओपनिंग कैपिटल बताओ 45,000 और न्यू कैपिटल कितना था, इसके ऊपर कितने महीने का आएगा 6 महीने का, इसके ऊपर 6 महीना क्यों सीन्स ये कब लाया 1/10/17 को, इसके ऊपर कितना आएगा 1,000 पे बोलो बेटा 10% है कि 5 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 10% पर एनम इंटू 10% इंटू 6/12 क्योंकि 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च 6 महीना होता है। और ये 45,000 पे कितना आएगा पूरा साल भर का 10% का, तो ये कितना आया 4,500 और ये आया 50। ऐसा मस्त एरो बना करके 4,550 हो गया ये आपका वर्किंग नोट। सर ऐसे डायग्राम बना के वर्किंग नोट खुश हो जाएगा पेपर चेकर, देखते ही आंखों में बैठ जाएगा आंसर। वर्किंग नोट का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। अकाउंट में ऐसे टी की जगह एस या वाई फॉर्मेट नहीं बना सकते आप, वहां टी फॉर्मेट ही चाहिए। क्लियर। ये लिखा बेटे सभी ने। सो आपका प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट आया क्या, सभी का प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट आ गया। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं सभी का आ गया बेटा, डन। ऑल सेट। चल अभी ध्यान देना सब लोग, अब पेन वेन सब नीचे रख दो, मैं एडजस्टमेंट पढ़ता हूँ। पहले तो एक चीज बता दो, ऑनलाइन वाला बच्चा या ऑफलाइन वाला यहां तक किसी को कोई तकलीफ है क्या, पक्का। अब आगे एक और स्टेटमेंट बनाएंगे आप। नाउ ऐसा लिखो, नाउ सिंस प्रॉफिट जो कि प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कितना है बेटा, प्लस माइनस क्या होगी एडजस्टमेंट्स। है क्वेश्चन बता एडजस्टमेंट कौन कौन सी है। अच्छा ये लिखा सभी ने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लिया क्या। मैं इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले डब्बे को मिटा दूं क्या, ये लिखा सभी ने। हाँ तो फिर रुक लास्ट में लिखना, अभी ध्यान दे अच्छे से। ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया ऑलरेडी। यस बिल्डिंग इज टू बी डिप्रिसिएटेड, हाँ ये बाकी है। और प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिसिएटेड बाय 5% 10% जो भी है पर एनम। देखो बिल्डिंग डिप्रिसिएटेड बाय 10% एंड प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिसिएटेड बाय 5% पर एनम। निकालो बेटा बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी का डिप्रिसिएशन। बिल्डिंग का 27,000 होता है, प्लांट एंड मशीन डिप्रिसिएशन 27,000। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं बेटा आप लोग भी लिख सकते हो। हाँ फाइनल आंसर बताया। अच्छा फाइनल आंसर, और इसका नहीं बट तो डायरेक्ट एप्रिसिएशन बताना क्योंकि फिर वो डायरेक्टली प्रॉफिट से माइनस बिल्डिंग देखो एक्स्ट्रा नहीं करना। 3,000 का 10% 300। नहीं सर बिल्डिंग का 30,000 है आप प्लांट एंड मशीनरी का बिल्डिंग का 30,000 पे 10% 3,000 और प्लांट एंड मशीनरी का
3,000 पे 5%, 150 ना, 3,000 का 5%, 150 लिख दूं क्या फिर? और कुछ है? नई प्लांट एंड मशीनरी लाई इन्होंने? नो, नया प्लांट एंड मशीनरी या नया बिल्डिंग लाया रहता तो उसके ऊपर और एडिशनल डिप्रिसिएशन आता। सही है ना? हमने किए थे ना इसके पहले के क्वेश्चन में 7 नंबर में, बिल्डिंग भी 2 थी, फर्नीचर भी 2 था। चलो मैं लिखूँगा फिर डिप्रिसिएशन। एडजस्टमेंट में पहली एडजस्टमेंट का नाम है डिप्रिसिएशन। हाँ बोलो किसका है? बिल्डिंग का। और बिल्डिंग कितने का? 30,000 का है क्या? इंटू 10% क्या? तो 3,000 क्या? और प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का कितना आएगा बताओ? देखो बता बेटा। 150 लिख दो। वेरी गुड। 3,000 इंटू 5%, 150। डन। अगली एडजस्टमेंट पढ़ू क्या? ये एडजस्टमेंट समझ में है सभी को? सर एडजस्टमेंट है अकाउंटिंग है तो दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? वैसे यहाँ पूछा नहीं, दूसरा इफेक्ट कहाँ जाता है? बैलेंस शीट के असेट साइड से असेट कम हो जाती है। यस और नो? डन। चले आगे। नेक्स्ट ये हो गया। देन क्रेडिटर्स अंडर वैल्यूड बाय 2,000। भाई साहब क्रेडिटर्स की वैल्यू जितनी होनी चाहिए थी उससे कम लिखी है। क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे क्या? अब लायबिलिटी बढ़ गई, नुकसान, नुकसान है तो प्रॉफिट बढ़ा या कम? सर ये थोड़ा सा डिटेल में बताओ, बता दो। पहले ये लिख लो, अंडर वैल्यूड कम कर दो कितने से बेटा? 2000 अब ध्यान से सुनना, क्रेडिटर्स गलती से कम हो गए, अंडर वैल्यूड यानी गलती से कम हो जाना, यानी जितने क्रेडिटर्स है उससे कम लिख दिए। मतलब डेफिनेटली कोई ना कोई पेमेंट किसी का लिखना भूल गया। मान लो मैंने अर्नव से माल खरीदा 2,000 रुपये का, लिखना ही भूल गया, इसलिए क्रेडिटर कम हो गए ना, तो क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। और जो भी मैंने उससे माल खरीदा होगा, परचेस होगा या एक्सपेंस होगा तो वो भी बढ़ जाएगा ना। एक्सपेंस या परचेस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, इसीलिए मैंने प्रॉफिट को कम किया। ये समझ में आया सभी को? क्रेडिटर्स जितने होने चाहिए थे उससे कम हो गए। क्रेडिटर्स गलती से कम हो गए मतलब कोई ना कोई क्रेडिटर्स का पेमेंट छूटा हुआ है, या उससे परचेस किया होगा या उसको देना बाकी होगा, वो छूट गया। मतलब हम लोग यहाँ पे ऐसा अज्यूम करेंगे कि कोई तो एक्सपेंस पेएबल छूट गया, अब उसको क्रेडिटर्स भी बढ़ा देंगे और एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाए। या गावरान भाषा में लायबिलिटी बढ़ रही है तो नुकसान हो गया, लायबिलिटी बढ़ गई नुकसान, नुकसान हो गया तो प्रॉफिट को कम। उल्टा क्रेडिटर्स ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट बढ़ जाता था, क्रेडिटर्स अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट कम हो गया। राइट, चलो आगे। अगली एडजस्टमेंट, बिल्स पेएबल ओवर वैल्यूड। अरे अपना वैसे क्रेडिटर्स यानी बिल पेएबल यानी लायबिलिटीज ना, लायबिलिटी गलती से बढ़ गई, गलती से बढ़ गई तो क्या करो? कम। लायबिलिटी कम, ये तो फायदा हो गया। कल तक तुमको ऐसा लग रहा था तुम पे 10 लाख का लोन है, नो तुम पे तो 8 लाख का ही लोन है, तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में तुम्हारा 2 लाख का क्या हो गया? फायदा। मे भी तुमने किसी को पेमेंट कर दिया होगा बट तुम लिखना भूल गए। सो क्रेडिटर्स ओवर वैल्यूड गलती से बढ़ गए, कम करूँ क्या? क्रेडिटर्स को कम करेंगे, बिल पेएबल को कम करेंगे। बिल पेएबल ओवर वैल्यूड थे, बिल पेएबल गलती से ज़्यादा दिख रहे थे, लायबिलिटी गलती से ज़्यादा दिख रही थी, कम करो। लायबिलिटी कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। बोलो बेटा कितने से बिल पेएबल ओवर वैल्यूड है? लिख दो। नेक्स्ट, प्रोवाइड आरडीडी एट 5% ऑन डेटर्स। चलो बेटा कौन बच्चा बताएगा आरडीडी डेटर्स पे कितना आ जाएगा? ढूंढो डेटर्स डेटर्स डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स। हाँ
6000। RDDA साल के आखिरी की एडजस्टमेंट है, आखिरी के डेटर्स के ऊपर ही रहेगा। नो, पहले लिखो 6000 का 5%। ये लिखा ना सभी ने? कहीं जाना है क्या मुन्ना? हाँ मुझे टेस्ट है 6:30। अच्छा अच्छा, लिख ले फटाफट से, फिर चल जा बोली जल्दी जल्दी से। हाँ, उसके बाद का एडजस्टमेंट दिव्या बॉट, ये तो हमने कर लिया ऑलरेडी। खेल खत्म। ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। करो बेटा, प्लस माइनस करके बता दे सब। $3750। भाई साहब लॉस आ रहा है दिखता है यहाँ पे। 3 नेट प्रॉफिट ऑब्लिक माइनस आए तो लॉस। 3000 और ये 2 5000, 5000 और ये 300, 5 300, 5 450, 5450 माइनस में है, ये प्लस 600 और ये प्लस 3750। बोलो बेटा कितना रहा? 37 और 6 43, 43 50, 5 450, 1100 का लॉस है। बरोबर है? से प्लस माइनस करोगे ना सब, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो आंसर क्या आया? 1100। पक्का? डन? ऑल सेट? पक्की बात? लिख लिया क्या? पूरा लिखा अच्छे से? चेक करा मानस को, मानस चेक कर मुन्ना, प्रॉपर लिखा है क्या बता? पक्का? डोंट वरी, तेरे को भी कोई दिन मानस की बुक चेक करने मिलेगी। चलो, थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं, तेरे लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। थैंक यू बेटा। इधर सारे बच्चे सब तैयार है बेटा? ऑल सेट? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, एक होमवर्क दे रहा हूँ। ये आप आज कर क्या होगे? सोहम, ये क्वेश्चन होमवर्क है बेटा। हाँ, इसमें हमने आज तक, इस क्वेश्चन की खास बात, बहुत ईजी है लेकिन लेंथी है। इसमें आज तक हमने जितने एडजस्टमेंट दी उन्होंने सारी एक ही क्वेश्चन में डाल दी। प्लस माइनस तुम्हारा वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें डिप्रिसिएशन भी रहेगा, वो भी रहेगा, इंटरेस्ट भी रहेगा, सब रहेगा। है क्या? टॉपिक अच्छा है, एकदम ऐसा हार्ड नहीं है। हार्ड नहीं है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा? हो गया टॉपिक खत्म। तो बस फिर खत्म सर, काफी आज के लिए। फाइनल अकाउंट नहीं स्टार्ट करूँ? नहीं, आज फाइनल अकाउंट कर दो स्टार्ट, आज ही कर दो सर। कर दो सर, आज फ्रेश टॉपिक कल से। ये एडजस्टमेंट देख लो, एडिशन टू द मशीनरी 1 अक्टूबर को, तो ये एडिशनल पार्ट पे डिप्रिसिएशन आप लोगे 6 महीने का। बेड डेट 2000 है और आरडीडी भी है, बेड डेट माइनस हो जाएगा, आरडीडी भी प्रॉफिट से माइनस होगा। स्टॉक गलती से ओवर वैल्यूड है, माइनस होगा। स्टॉक गलती से ज़्यादा दिखा दिया, मतलब स्टॉक को कम करना होगा। स्टॉक कम यानी असेट कम, असेट कम हो गई नुकसान यानी माइनस। क्रेडिटर्स अंडर वैल्यूड है, माइनस। आपको लिख करके नहीं ना, क्रेडिटर्स गलती से कम हो गए तो अब बढ़ाने पड़ेंगे, बढ़ाएंगे तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी। बराबर है? एसेट, कोई भी एसेट ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट से माइनस। ये शॉर्टकट ट्रिक लिख करके रख लो, अंडर वैल्यूड है प्रॉफिट में ऐड। कोई भी लायबिलिटी ओवर वैल्यूड है, लायबिलिटी में जो ओवर है ओवर प्लस, और लायबिलिटी में जो अंडर है लिख के रख लो ना, सिंगल एंट्री वाले टॉपिक में काम आएगा। तो सर इसके ऑप्शन में क्या आता है? डिप्रिसिएशन के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये मैं भी डेप्रिसिएशन को बहुत टाइम लगेगा। डन सर ये कितने मार्क्स का है? भाई, फुल फ्लेज 12 से 16 नंबर जेब में। ये 12-16 नंबर। ये 16 नंबर के लिए। अच्छा सीए। सर सीबीएसई में तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 4 मार्क के ऊपर का नहीं आया। वो महंगे कर देते मार्क्स, बहुत थका देते बच्चों को लिखवा लिखवा के। खत्म नहीं होता सर, कभी पेपर खत्म नहीं होता। इकोनॉमिक्स का तो और नहीं होता, लेंदी रहता है बहुत। उसमें से ऊपर से हमारे मैम को चाहिए नीटनेस भी हो, अंडरलाइन भी करो कीवर्ड्स, कीवर्ड अंडरलाइन किया नेगेटिव मार्किंग।
कीवर्ड्स नहीं है नेगेटिव मार्किंग। बाप रे, अगर मैम ने बोला अगर तुम जितना क्लोज जाओगे 80 मार्क्स के, मैं उतना ज़्यादा मार्क्स काटूंगी। इसलिए अगर तुम्हारा नीट मान लो 80 और 80 आ रहे सब करेक्ट लिखा है, बट कहीं पे तुमने कीवर्ड्स नहीं लिखे बट अंडरलाइन नहीं किए, या फिर अगर तुमने नीट नहीं किया स्क्रिबलिंग करी तो मार्क्स काट देंगे। बाप रे, इसलिए स्कोर करना ही हार्ड है। मतलब 70-80 तक कोई भी पहुंच जाता, 80 के ऊपर जाना मुश्किल है। हाँ मतलब इसलिए 70 तक मैम ठीक है भेज देंगे, फिर 70 to 80 में आगे बढ़ना मैम मुश्किल कर देते तो 75 तक चलो और ठीक है, 75 में मैनेज हो जाता है, 75 से 80 जाना बहुत हार्ड है इकोनॉमिक्स। मैम फालतू के डन। क्वेश्चन कर पाओगे बेटा ये लास्ट वाला? आज सभी ने ट्राई करना है। एडजस्टमेंट नीचे दिया हुआ है। तो सीए फाउंडेशन में भी ये लेवल के आते हैं? हाँ ये अरे टॉपिक कोई रियल लाइफ में यूज नहीं होता। देखा था ना वो आपने जब डिस्कस किया तो हाँ। वैसे 11th स्टैंडर्ड का ही था, उसमें एडजस्ट वो तुमको क्यों लगा? क्योंकि अपन ने बीआरएस पढ़ाया ही वैसे, उसी को मद्देनजर रखते पढ़ाया हुआ है कि आगे जाके तुमको कोई भी लेवल का क्वेश्चन आओ तुमको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अलग होगा वो भी। हाँ, अपन ने बीआरएस 11 से काफ़ी ऊपर का देखा हुआ है। अपन ने ऐसी चीज़ें देखी जो तुम्हारे 11th में है भी नहीं, तो आ जाता है, हो जाएगा। अच्छा टॉपिक है यार, इसमें स्कोरिंग थोड़ा सा डिप्रिशिएशन है, थोड़ा सा उसमें दिमाग का रिव्यू लेजर में होता है। आ जाओ तो जनरल में नहीं होता लेक्चर। बच्चों, तो ये था आपका सिंगल एंट्री सिस्टम। अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, सब लोग साथ में क्या सिंगल एंट्री सिस्टम सभी ने किया अच्छे से? डन, ओके।